नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का जीएस बूस्टर में। उम्मीद करते हैं इस पैंडेमिक बीमारी में आप सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में या जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी तैयारियों को एक असली जमा पहनाने की कोशिश कर रहे होंगे। साथियों, आने वाले समय में काफ़ी ढेर सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि यूपी ARO, यूपी SI, यूपी PCS 2020 का प्री और BEO। तो साथियों, इन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम कुछ वीडियो ला रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और आगे भी हम एक क्रम वाइज श्रृंखला जीएस की शुरू किए हैं। तो इसमें आप आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर में, उनके लिए आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। इसी उम्मीद में हम अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक साथियों, तो आज जो हमारा सेक्शन है वो पॉलिटी का सेक्शन है। हम आज देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में जो हमारा चल रहा है वो है भारत का संवैधानिक विकास। और अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात की है। इसके पहले भी हमने संविधान के 2-3 वीडियो बनाए हैं, उनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसके सेगमेंट में देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है यह आया कैसे? यह लागू हुआ ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर। ओके, इसे संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 भी कहा जाता है। ओके, तो जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो, तो आइए देखते हैं आगे। तो यह जो क्या है, संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 से कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए ये वो देख लेते हैं। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए जो कलकत्ता की सरकार थी, अब उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। यानी अब कलकत्ता की सरकार जो थी, माने जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्मित कर सकती थी। तो इस तरह से कलकत्ता की सरकार को विधि निर्माण करने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाएगी, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए विधि का निर्माण करेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें दूसरा कार्य किया गया वह क्या था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ओके, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब, अब गवर्नर जनरल की परिषद जो नियम बनाएगी उसे सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा, यानी उसे अब पंजीकृत कराना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और उसके राजस्व अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति थी वह उसकी शक्तियों को राजस्व की अधिकारिता से अलग कर दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की जो राजस्व की शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया, और अब इसमें क्या किया गया कि राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ओके, और साथ ही साथ यह प्रावधान किया गया कि भारत में कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न किया जाए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब इसी क्रम में आइए देख लेते हैं संवैधानिक विकास के क्रम में ही अगला एक्ट जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके विरोध में भारत में इस एक्ट के लागू होने पर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि वह कौन सा अधिनियम था या वह कौन सा एक्ट था कि जिसके विरोध में ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं
कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। यह जो एक्ट आया यह 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के बाद आया और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, कंपनी द्वारा जितने भी भारतीय राज्यों को अधिग्रहित किया गया था उन पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे को और मजबूत करना था। और इस एक्ट का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, वह था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र बनाए गए थे उन पर अपने स्वामित्व के दावे को और मजबूत करना। ओके, आइए देखते हैं इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या किया गया। सबसे पहला कार्य इस एक्ट में किया गया कि जो द्वैध शासन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त किया गया था उसे फिर से लागू किया गया और इसी के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ओके, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक एक संस्था पहले से ही थी और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था का गठन किया गया जिसमें कि 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य कौन कौन से थे, आइए देख लेते हैं इसको हम। ये 6 सदस्य थे। आपका एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब एक जो उसमें जो एक मेंबर था वह क्या था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 व्यक्ति ऐसे थे जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट में एक और प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी जिसमें 4 मेंबर होते थे, उसमें 4 मेंबर से अब 3 मेंबर हो गए। मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आए कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, चलिए। और भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना भी की गई इसी अधिनियम के तहत। साथ ही साथ अब देशी राजाओं से अगर कोई गवर्नर जनरल युद्ध या संधि करेगा तो उसके पहले उसे कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। ओके, तो ये थे इस एक्ट के कुछ प्रावधान। आइए अब देखते हैं इसी में 1786 का एक्ट। इसमें कोई विशेष बात तो नहीं थी लेकिन थोड़ी सी बात थी, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया था, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब जो 1786 का अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। कि यदि गवर्नर जनरल चाहे तो वह अपने परिषद के जो निर्णय है उसको निरस्त करके अपने स्वयं के विवेक से निर्णय को लागू कर सकता है, लगा सकता है उस निर्णय को या बना सकता है। साथ ही साथ उस गवर्नर जनरल को भी प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, यानी गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल होने के साथ साथ प्रधान सेनापति भी था और यह अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं 1793 का चार्टर। 1793 का चार्टर जो था वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण था और कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वह ये था कि पहली बार किस चार्टर के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो वह था क्या था, 1793 का चार्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। 1793 का चार्टर। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं इसको हम लोग। इस चार्टर के तहत कंपनी के अधिकारों को, माने उसके व्यापारिक जो एकाधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, यहाँ गलती से राज्य लिख दिया गया है, वो क्या है, राजस्व होना चाहिए, राज्य नहीं। ओके, तो राज्य काट कर आप लोग राजस्व कर लीजिएगा। तो पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई और
ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, यानी जितने भी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे उनमें क्या लिखित कानून बना करके प्रशासन की नींव को मजबूत रखा गया। और सभी कानूनों और नियमों की व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को। यानी जितने भी कानून लिखित रूप में बने उन पर अधिकार किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। ओके, तो चलिए, ये रहा हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1786 का एक्ट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1793 का चार्टर। तो ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और आप इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो भी फैक्ट हमने नोट कराए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी फैक्ट बुक्स में मिल ही जाएँ, क्योंकि हम कई बुक्स से मिला करके तब सोर्स बनाते हैं। ओके, अपने पर्सनल नोट से आपके नोट्स मतलब आपके लिए फैक्ट बनाते हैं। तो प्लीज़ आप इन सभी से अपने नोट्स बनाइए और अपने अपने आने वाले एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क गेन करने की कोशिश करिए। ओके, और जो भी हमारे नए व्यूअर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है साथियों, इसी उम्मीद में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 1813 के चार्टर को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, खुश रहिए, आबाद रहिए।